हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। दिस इज मी शुभम उपाध्याय एंड वेलकम टू दिस सेशन जहां पे हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल को डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक इस सवाल पे मैं कोई वीडियो लेकर के नहीं आया था, सो दिस इज गोइंग टू बी माय फर्स्ट वीडियो ऑन द हिजाब कंट्रोवर्सी। अब आप इसे हिजाब कंट्रोवर्सी कह सकते हैं, हिजाब बैन कह सकते हैं, हिजाब रो कह सकते हैं। द टर्मिनोलॉजीज आर ओपन फॉर योर इंटरप्रिटेशंस एंड योर कन्वीनियंस। बट ये जो पूरा सेशन है, इस सेशन में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है, हम एक तरीके से कह सकते हैं डुअल बेंच है, डिवीजन बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, उसकी जो आज जजमेंट आई है उसके बारे में हम यहां पे डिस्कशन करने वाले हैं। सो इन दिस सेशन वी विल बी डिस्कसिंग नॉट जस्ट द बैकग्राउंड ऑफ व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड इन दिस एंटायर हिजाब कंट्रोवर्सी, बट ऑल्सो कि सुप्रीम कोर्ट की जो ये डिवीजन बेंच है, जस्टिस हेमंत गुप्ता एंड जस्टिस सुधांशु धूलिया जी की, उनका क्या ओपिनियन है अबाउट दिस जजमेंट बाय द कर्नाटका हाई कोर्ट इन कॉन्टेक्स्ट टू द हिजाब कंट्रोवर्सी। सो शुरू करते हैं इस सेशन को। इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे से आप लोग टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं। दिस इज माय टेलीग्राम हैंडल। क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम हैंडल पे आप पहुंच जाएंगे, या फिर सर्च कीजिए द शुभम उपाध्याय _Unacademy एंड यू विल बी डायरेक्टेड टू माय टेलीग्राम हैंडल। Other than that, Unacademy का Unlock 20 ऑफर चल रहा है। If you wish to purchase Unacademy's any subscription, may it be Iconic or Plus subscription, just remember to use the code JW10 in order to get 20% discount. Remember कि ये 14th of October तक ही ऑफर वैलिड है। So JW10 यूज कीजिए, 20% डिस्काउंट ले लीजिए एंड स्टार्ट योर जुडिशियल सर्विसेज प्रिपरेशन राइट अवे। अनअकैडमी के प्लस और आइकॉनिक प्लेटफॉर्म्स के क्या बेनिफिट्स हैं वो आप लोगों के सामने हैं, ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। साथ साथ में प्राइस स्ट्रक्चर भी यहां पे है और वो मेरे टेलीग्राम हैंडल पे भी आपको मिल जाएगा। जस्ट रिमेंबर टू यूज द कोड JW10 इन ऑर्डर टू गेट दैट 20% डिस्काउंट। नाउ सबसे पहले बात करते हैं बैकग्राउंड की कि इस कंट्रोवर्सी का, इस पूरे इशू का कंट्रोवर्सी है क्या, बैकग्राउंड क्या है। सो बैकग्राउंड के बारे में डिस्कशन करें तो देखिए जरा, एक एक पॉइंट को मैंने यहां पे सिंक्रोनाइज तरीके से लिखा हुआ है ताकि अगर आपको इस पे किसी प्रकार की ऐसे राइटिंग प्रिपेयर करनी हो, इफ यू हैव टू बी क्लियर इन योर हेड इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस दैट माइट बी पुट टू यू इन योर इंटरव्यू फॉर एनी ऑफ द जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन, या फिर आप लॉ रिलेटेड किसी भी एग्जामिनेशन की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पे आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो सारी चीजों को पॉइंट वाइज मैंने आप लोगों के लिए नोट डाउन कर दिया है। इसकी पीपीटी आपको मेरे टेलीग्राम हैंडल पे भी मिल जाएगी। तो एक एक करके पहले बैकग्राउंड देखते हैं। सो 6 फीमेल स्टूडेंट्स एट उडुपी's गवर्नमेंट PU कॉलेज फॉर गर्ल्स वर बार्ड फ्रॉम अटेंडिंग क्लासेस व्हाइल वियरिंग हिजाब। सो हिजाब, जैसा आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, हिजाब इज बेसिकली अ प्रैक्टिस दैट द वुमेन इन मुस्लिम्स डू दिस। ठीक, ये एक बेसिक प्रैक्टिस है, इसके बारे में आपको ऑलरेडी जानकारी है। नेक्स्ट, स्टूडेंट स्टेज्ड अ प्रोटेस्ट। ऑब्वियसली Udupi BJP MLA Raghupati Bhatt convened a meeting with parents and other interested parties, emphasized the importance of students dressing appropriately for the class. Now, appropriately word पे थोड़ा फोकस कीजिएगा। Students filed writ petition in Karnataka High Court. Violence escalated between hijab supporters and right-wing organizations. Schools and universities shut down, curfew enforced. Karnataka government issued an order stating that students have to comply with the uniform dress code prescribed by the college development. Now, this is the short and sweetest form of understanding what has been the hijab controversy all over. Now, शुरू से शुरू करते हैं तो भाई 6 फीमेल स्टूडेंट्स, लगभग 90-96 फीमेल स्टूडेंट्स थी, जिनमें से 6 फीमेल स्टूडेंट्स की तरफ से ये पूरा सिनेरियो क्रिएट हुआ था, ये देख लीजिए। अब इसके बाद आगे चलते हैं कर्नाटका हाई कोर्ट के डिसीजन पे। नाउ, कर्नाटका हाई कोर्ट में जब ये पूरा पिटीशन लगाया गया कि यार हिजाब जो सरकार के द्वारा, ठीक है, एक तरीके से कहा जा रहा है कि यार ये अप्रोप्रिएट ड्रेसिंग नहीं होगी या ये नहीं होना चाहिए, क्या ये सही है या गलत है। जब ये मामला कर्नाटका हाई कोर्ट में पहुंचा तो कर्नाटका हाई कोर्ट डिसमिस्ड पिटीशन सीकिंग परमिशन फॉर वियरिंग हिजाब इन स्कूल एंड यूनिवर्सिटी। ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर आप ऐसे लिख रहे हैं, अगर आप कोई आंसर लिख रहे हैं जिसमें हिजाब कंट्रोवर्सी रिलेटेड आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट थिंग इज वियरिंग द हिजाब इज नॉट एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस इन इस्लाम। सो कर्नाटका हाई कोर्ट की तरफ से यह इंटरप्रिटेशन आया था कि हो सकता है कि हिजाब को पहना जाना इस्लाम में एक कस्टमरी प्रैक्टिस हो, लेकिन ये एक रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है।
This is what was stated by the Karnataka High Court in its decision. Next was कि freedom of religion under Article 25 of the Constitution is subject to reasonable restriction. मतलब जो एक यूनिफॉर्मिटी होती है उसको मेंटेन करने का भाई दारोमदार भी सरकार के ऊपर है, राज्य के ऊपर है, और आर्टिकल 25 रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के साथ आता है. This was again one of the points which was made by the High Court. Next was mandating student uniforms in educational institutions does not infringe any basic rights because it is entirely up to the discretion of the educational institute to have a uniform and that students are expected to follow by the norms set by the institution. ये कर्नाटका हाई कोर्ट की तरफ से स्टेटमेंट्स आई. फिर हिजाब रेस्ट्रिक्शंस कॉन्स्टिट्यूशनली एडमिसिबल अंडर द गाइडलाइंस फॉर द कॉलेज यूनिफॉर्म्स. ये पॉइंट थे जो कि पिटिशन को डिसमिस करते हुए कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहे थे इन द हिजाब रो. सो आपने बैकग्राउंड देख लिया कि कॉलेज से ये पूरी कंट्रोवर्सी शुरू हुई, वायलेंस हुआ, दंगा भड़का, और यहां पे ये चीज समझिए कि ये पूरा जो सिनेरियो है जब ये कर्नाटका हाईकोर्ट के सामने पहुंचा तो कर्नाटका हाईकोर्ट ने पिटिशन को क्या किया था, डिसमिस कर दिया था. ग्राउंड्स क्या थे, ये थे, सब कुछ आपकी स्क्रीन पे है ना. अब बात करते हैं कि ये पिटिशनर्स ने अलग आगे क्या स्टेप लिया. तो पिटिशनर्स की तरफ से अगली जो स्टेप थी वो स्वाभाविक सी थी कि हम अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को खटखटाएंगे. तो ग्रुप ऑफ पिटिशंस फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द कर्नाटका हाई कोर्ट रूलिंग ऑफ हिजाब बैन. दैट वाज द थर्ड स्टेप इन दिस इंटायर हिजाब रो. Now what happened was कि अब इस हिजाब रो के अगेंस्ट बहुत सारे, मतलब हिजाब बैन के अगेंस्ट बहुत से सीनियर एडवोकेट्स जो कि अपीयर हुए थे, उनके अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स आए थे इन द सुप्रीम कोर्ट. सो डे वाइज जो इनकी पूरी प्रोसीडिंग्स हुई हिजाब रो पे, हिजाब रो में बहुत सारे एडवोकेट्स ने अपने अपने ओपिनियंस दिए. हम उन ओपिनियंस को देखते हैं कि क्या क्या ओपिनियंस थे. नाउ arguments raised by the petitioners. Number one, the state does not have the authority to dictate a dress code because it is preventing hijab wearing women from attending public schools. Number one, एक जो पॉइंट रेस किया गया था कि भाई एजुकेशन को आप इसलिए रोक दे रहे हो कुछ बच्चियों के लिए क्योंकि वो एक सर्टेन यूनिफॉर्म कोड को फॉलो नहीं कर रही हैं. दैट वाज वन पॉइंट. सेकेंडली, some students have begun to wear orange scarves as a form of retaliation against Muslim women who choose to wear hijab. Hijab is a legitimate practice while orange scarf is not. fair enough. ये एक पॉइंट अगेन आर्ग्यूमेंट रेस किया गया था जो कि हिजाब बैन के अगेंस्ट में था. नेक्स्ट इज हिजाब इज अ रिलीजियस प्रैक्टिस. ये एक पॉइंट रेस किया गया. द स्टेट डज नॉट हैव द जुरिस्डिक्शन टू आउटलॉ इट ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 25(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ना, जब हिजाब को रिलीजियस प्रैक्टिस के दायरे में रखने की बात आती है तो हमारे पास मट केस आता है. साथ साथ में रिसेंटली कुछ रिसेंट समय में हमने सबरीमाला वर्डिक्ट देखा है. तो एक सवाल सबके सामने उठ करके आता है कि इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या होती हैं. व्हाट आर essential religious practices? Now, essential religious practices are not customs. Essential religious practices are some practices जिनका religious relevance हो, जिनका religious एक even if not a timeline but एक authenticate source रहा हो. ये सारी की सारी practices religious practices मानी जाती हैं. Although सुप्रीम कोर्ट ने टाइम एंड अगेन ये कहा है कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल बना करके ये डिसाइड नहीं किया जा सकता कि रिलीजियस essential religious practices कौन सी होंगी. सो वी आर टॉकिंग अबाउट essential religious practices over here जो कि यहां पे डिस्कस हो रहा था. अच्छा, एक आर्ग्यूमेंट ये भी आया था कि ये मामला ऐसा है ही नहीं कि हम रिलीजियस प्रैक्टिसेस या इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस का एक पॉइंट रेज करें वाइल बैनिंग हिजाब. सो कंट्रोवर्सी इस बात से भी क्रिएट हुई कि क्या हिजाब को इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस माना जाए या फिर ये आर्टिकल 19 और आर्टिकल 25 का एक कॉम्पोजिशन है जिसको ध्यान में रखते हुए राइट टू चॉइस को एंटरटेन किया जाए. इसको हम लोग जस्टिस धूलिया के जजमेंट में भी अभी देखेंगे. सो आगे देखते हैं. अनदर आर्ग्यूमेंट वाज नो जस्टिफिकेशन फॉर अलाउइंग सिख्स टू वियर द टर्बन but for prohibiting Muslim women from wearing the hijab. So again, this was again an argument raised कि अगर कोई सिख बच्चा है, कोई सिख स्टूडेंट है जो कि पगड़ी पहन करके अगर स्कूल में आ रहा है तो उन्हें अगर नहीं रोका जा रहा, तो अगर ऐसी बच्चियां हैं जो कि स्कूल में हिजाब पहन के आ रही हैं, क्या उनको रोकना सही होगा या गलत होगा. एंड dual nature of the viewpoint demonstrate prejudice. This was again an argument. Next,
State's ban on hijab in schools had resulted in the exclusion of Muslim female students. That's obvious. Next, Kerala government had failed to offer evidence that students' right had been violated by the hijab policy. So ये सारे वो पॉइंट्स थे जो कि आर्गुमेंट की तरह रेज किए गए अगेंस्ट द हिजाब बैन as was maintained by the High Court in support of the government of Karnataka. Now आगे चलते हैं. आर्गुमेंट्स रेज्ड बाय रिस्पोंडेंट्स क्या थे उसको भी शॉर्ट में देखेंगे. सो रिस्पोंडेंट यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या आया तो उसको देखिए. द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका क्लेम्ड दैट द इशू इन्वॉल्व्ड डिसिप्लिन. नंबर वन, आफ्टर सम स्टूडेंट्स स्टार्टेड टू अराइव इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस इन हिजाब, अदर्स स्टार्टेड टू वियर सैफरन शॉल्स एंड दिस क्रिएटेड अ डिसिप्लिनरी issue. So this was again a point raised by the respondents. ठीक, one. Secondly, there is no uniform dress code in the place across the state, but that each school is free to set its own. Fair enough. कोई यूनिफॉर्म कोड नहीं है तो हर स्कूल जो है, हर इंस्टीट्यूशन जो है वो अपने अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि यूनिफॉर्म क्या होनी चाहिए. सिंस यूनिफॉर्मिटी इज मेंट टू प्रमोट फेयरनेस एंड कंसिस्टेंसी, द बार मस्ट बी रेज्ड फॉर एनीवन हु मस्ट ब्रेक इट. ये रिस्पोंडेंट्स की तरफ से, सरकार की तरफ से एक आर्गुमेंट आया. उसके साथ साथ द स्टेट हैड द लीगल राइट टू रिक्वायर ऑल स्कूल इन इट्स ज्यूरिसडिक्शन टू इंप्लीमेंट द मैंडेटरी स्कूल यूनिफॉर्म पॉलिसी. भाई ये तो एक स्टेट का मैटर होता है कि उसके राज्य में जितने भी स्कूल्स हैं उनमें यूनिफॉर्म पॉलिसी क्या होगी, उस पे वो कैसा अप्रोच लेकर के चलते हैं. इट कैन बी अ लिबरल अप्रोच, इट कैन बी एन अप्रोच विच इज नॉट सो लिबरल, बट ये डिसीजन स्टेट का होना चाहिए. नेक्स्ट, नॉट ऑल रिलीजियस मंडेन एक्टिविटीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट. ये एक और रिस्पोंडेंट्स की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि भाई सारी एक्टिविटीज को क्या हम रिलीजियसली इसेंशियल मानेंगे या नहीं मानेंगे, और हर प्रैक्टिस को तो रिलीजियसली इसेंशियल नहीं माना जा सकता. सो देन अगेन वन और द अदर वे जस्टिफाइंग द बैन. अगेन द मैंडेट अबाउट द हिजाब इशूड बाय द कर्नाटका गवर्नमेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज रिलीजन न्यूट्रल. तो जो ये मैंडेट लागू किया गया कर्नाटका कोर्ट के द्वारा, कर्नाटका सरकार के द्वारा, ये था कि भाई ये इक्वालिटी लाने के लिए है. ये रिलीजन न्यूट्रल एक स्टेटमेंट आया है, रिलीजन न्यूट्रल एक डिसीजन आया है. ये सारे के सारे मेरे ओपिनियन नहीं है, ये हो सकता है आपके ओपिनियन ना हो, ये सारे व्यूअर्स के लिए आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि दोनों पार्टीज ने दिए हैं. तो इसीलिए इस पूरे के पूरे सेशन में आपका जो भी ओपिनियन है उसको कमेंट बॉक्स में एंड में लिख करके बताइएगा, और अभी किसी कंक्लूजन पे मत पहुंचिएगा कि अरे शुभम सर आप किसको फेवर कर रहे हैं, किसके अगेंस्ट जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग दोनों पिक्चर्स को देखेंगे. वी गाइज आर lawyers, we are meant to be judges, so we have to look at both the sides of the coin. Next, the Karnataka Education Act is intended to administer educational institutions and its objective is to bring discipline. So ये सारे के सारे arguments raise किए गए थे respondents के द्वारा against the petition which was filed in the Supreme Court of India. अब क्या हुआ, आज का decision आता है, उसको देखते हैं. Observation made by the bench. बेंच के बारे में आपको बता दूं, जस्टिस हेमंत गुप्ता साहब हैं और जस्टिस सुधांशु धूलिया साहब हैं. तो इनके द्वारा क्या ऑब्जर्वेशन मेक की गई है वो जरा देखते हैं. सो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए हो जाता है, क्योंकि जो हेमंत गुप्ता साहब हैं उन्होंने कर्नाटक सरकार द्वारा और कर्नाटका हाई कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन आया है, इनका जो डिसीजन है उसको माना है, उसको सही माना है. वहीं पे धूलिया, जस्टिस धूलिया जो हैं उन्होंने इस डिसीजन को गलत माना है. तो इसीलिए यहां पे सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है, बेंच में जो दो प्रोमिनेंट जजेस हैं, बहुत ही फेमस जजेस हैं, इन दोनों जजेस की तरफ से एक स्प्लिट ओपिनियन आना अपने आप में बहुत बड़ा एक हम कह सकते हैं ब्रेकिंग न्यूज है. सो जरा देखते हैं कि व्हाट वाज द ऑब्जर्वेशन मेड बाय द बेंच. नंबर वन, अ बेंच ऑफ जस्टिस Hemant Gupta and Sudhanshu Dhulia heard several parties in the matter over 10 days. Issue does not concern a total prohibition on hijab, but rather the imposition of limits on its use within the educational institutions. Bench rejected the argument made by the petitioner that the government order is against secularism because only one community wants to wear a religious dress to schools and colleges while others were following the dress code.
Wearing turban and kirpan is essential for Sikhs and a comparison with Sikhs may not be proper. The bench on September 22nd reserved its judgment in a batch of petitions challenging the prohibition on Muslim students from wearing hijab in classrooms in Karnataka. The Supreme Court today, right away today, आज जो डिलीवर किया है जजमेंट, द सुप्रीम कोर्ट टुडे डिलीवर्ड अ स्प्लिट वर्डिक्ट ऑन पेटिशंस. स्प्लिट वर्डिक्ट आया है. जस्टिस हेमंत गुप्ता dismissed the 26 appeals filed against the judgment of Karnataka High Court, which held that hijab was not an essential practice of Islam. तो 26 अपील जो दायर की गई थी अगेंस्ट द कर्नाटका हाई कोर्ट्स डिसीजन, जिसने कहा था कि हिजाब एक इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है इस्लाम की, उन अपील्स को जस्टिस हेमंत गुप्ता ने क्या किया, डिसमिस किया एंड अलाउड द बैन ऑन वियरिंग हेड स्कार्फ इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन द स्टेट. बैन को अलाउ किया है. अच्छा, इसका अभी इफेक्ट क्या आया है, फाइनल इफेक्ट भी हम आपको बताएंगे. जस्टिस सुधांशु धूलिया ऑन द अदर हैंड Justice Sudhanshu Dhulia, on the other hand, set aside the Karnataka High Court judgment and held that the entire concept of essential religious practice was not essential to the dispute. तो Justice Dhulia का ऐसा कहना है कि इस पूरे मामले में essential religious practice की तो बात ही नहीं है, क्योंकि this is a matter of choice. This has always been a matter of choice. और ये आर्टिकल 19, आर्टिकल 25 और एक इंडिविजुअल की चॉइस पे बेस्ड है कि उन्हें हिजाब पहनना है या नहीं पहनना है. सो इट इज नॉट अ रिलीजियस प्रैक्टिस. ठीक है, essential religious practice. And in the light of divergence of opinion, the matter has to be placed before the Chief Justice of India for appropriate direction. So अब मामला जो है वो चीफ जस्टिस, हमारे देश के जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस यू ललित साहब, उनके सामने ये पूरा मामला रखा जाएगा और वो डिसाइड करेंगे. मोस्ट प्रोबेबली चांसेस जो अभी बन के आ रही हैं वो ये होगा कि इस मामले को हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने रखें. आप सभी लोगों को बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वो बेंच होती है जिसमें 5 या उससे अधिक नंबर ऑफ जजेस होते हैं और इसी के थ्रू अब डिसाइड किया जाएगा, जैसा सबरीमाला के समय हुआ था या जैसा ट्रिपल तलाक के समय हुआ था, इसी जजमेंट के थ्रू ये डिसाइड किया जाएगा कि क्या हिजाब बैन को अलाउ किया जाएगा या फिर हिजाब बैन को सेट असाइड किया जाएगा. आप मुझे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में ये लिख करके जरूर बताइए कि आपका क्या ओपिनियन है एज टू द बैन ऑफ हिजाब. क्या हिजाब या हिजाब पहनना अपने आप में एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है? आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है, इसको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा. एंड एक और बात जो यहां पे मैं एक फाइनल स्टेटमेंट देने वाला था, फाइनल स्टेटमेंट ये है कि जस्टिस हेमंत गुप्ता का ये कहना कि 26 filed appeal was dismissed judgment of High Court which held that hijab was not an essential practice and allowed the ban on wearing headscarf in educational institutions in the state. और जस्टिस धूलिया का यह कहना कि यह essential religious practice नहीं है. What according to you will be the issues which will be framed by the Supreme Court of India in the next bench that will be dealing with this matter? हम एडवोकेट्स या हम लॉयर्स या हम जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए यह चीज इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि हमें इस मैटर को सिर्फ डिसीजन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है, हमें इस मैटर को इशू पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है. जब क्रिमिनल जजमेंट या सिविल जजमेंट्स लिखी जाती हैं तो उसमें इश्यूज फ्रेम किए जाते हैं. आपके हिसाब से इस मामले में कौन कौन से ऐसे मेजर इश्यूज होंगे जिसको कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच या जो भी बेंच प्रिस्क्राइब की जाती है जस्टिस यू ललित जी के द्वारा, ये आप मुझे बताइए कि कौन से इश्यूज हैं जिनके बेसिस पे ये पूरा मसला, ये पूरा मामला डिसाइड किया जाना चाहिए. क्या राइट टू एजुकेशन या किसी भी तरीके से एजुकेशन पाने का, शिक्षा का जो अधिकार है, क्या उसको रिलीजन के ऊपर रखा जाना चाहिए या रिलीजन शुड ओवर पावर एजुकेशन? What according to you shall be the priority of the state while ensuring that we follow the principle of laissez-faire? इसको प्लीज मुझे चैट बॉक्स में लिख करके, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा. मैं वेट करूंगा आपके मैसेजेस का, आपके कमेंट्स का. आई होप आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा क्योंकि इस पूरे के पूरे सेशन में हम लोगों ने इन डिटेल सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है. तो जितने भी पॉइंट्स आप लोगों को यहां पे मिले हैं राइट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ बैकग्राउंड,
सो बैकग्राउंड से लेकर के ये सारी चीजें जितनी भी आप लोगों ने देखी है, इन पॉइंटर्स को नोट डाउन करके रख लीजिएगा। ये आपकी एसे राइटिंग में, ये आपके आंसर्स में, ये आपसे इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में, किसी जनरल डिबेट में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। एवरीथिंग इज मेड पॉइंट वाइज क्लियर टू यू। जस्ट इंश्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर इट विद ईच एंड एवरी वन, एंड डू इंश्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ जुडिशरी वर्ल्ड, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड कमेंट बॉक्स भाई साहब आपका और मेरा है, उसको भर डालो, उसमें जो आपका ओपिनियन है लिखो। आई रीड ईच एंड एवरी कमेंट ऑफ इट। सो दिस इज मी शुभम उपाध्याय साइनिंग ऑफ। आई होप आपको यह सेशन अच्छा लगा। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, बेला चाओ एंड जय हिंद, बाय बाय।